अध्याय 8, ये अरिहंत बुक का अध्याय 8 है, मापन के अनुप्रयोग। इस चैप्टर से नवोदय प्रवेश परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम आपको इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, इसका परिचय क्या है, इसको देखते हैं। गणित में सभी प्रकार की गणना इकाइयों के आधार पर की जाती हैं, जैसे लंबाई, भार, समय आदि। किसी संख्या के साथ जब इकाइयां प्रदर्शित की जाती हैं, तब वह संख्या लंबाई, भार, समय के मान को व्यक्त करती है। इकाई से रहित अनुप्रयोगिक संख्या का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए गणित के प्रश्नों में इकाइयों का प्रयोग करना आवश्यक है। हमारे दैनिक कार्यों में भी इकाइयों का विशेष महत्व है। अब देखो बच्चों, जो वस्तु हम गिनते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या संबंध होता है। जैसे हमने बोल दिया 1 दर्जन केले ले आना, तो दर्जन का मतलब क्या है उसके साथ, तो ये कुछ संबंध दे रखे हैं, ये आप याद कर लें। देखो बच्चों, एक जोड़ी का मतलब होता है 2 इकाइयां। जैसे हमने बताया 1 जोड़ी पेन दे दो, इसका मतलब हो गया वो आपको 2 पेन देगा, ठीक है। इसी प्रकार एक सैकड़ा का मतलब हो गया कि उसमें 100 वस्तुएं होंगी। जो होगा 1 सैकड़ा अगर हमने केला बोला या 1 सैकड़ा हमने पेन बोला, तो इसका मतलब होगा कि वो 100 पेन आपको या 100 केले देगा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपने बोला कि 1 दस्ता पेज हमें दे दो, तो वो कितने पेज आपको देगा या कितनी सीटें देगा, वो होगा 24, ठीक है बच्चों। 1 दस्ता बराबर होता है 24 सीट या 24 पेज, जो भी वस्तुएं उसके सापेक्ष आप मांगोगे। एक स्कोर या एक कौड़ी में 20 इकाइयां होती हैं, यानी कि 20 वस्तुएं होती हैं। आपने कहा 1 कौड़ी हमें पेन दे दो, 1 कौड़ी उससे संबंधित आपने कुछ भी उसके साथ लगाया, तो वो 20 आपको पेन दे देगा, ठीक है। एक ग्रुश का मतलब है 144 इकाइयां, यानी कि 1 ग्रुश का मतलब है कि उसमें 144 वस्तुएं होंगी एक जैसी, ठीक है। इसी प्रकार 1 ग्रुश बराबर होता है 12 दर्जन, और 1 दर्जन बराबर, ये देखो, ये यहां 1 ग्रुश बराबर 12 दर्जन, ठीक है बच्चों। ये इसमें भी देख लो, ये हमने आपको नहीं बताया। 1 सीढ़ी बराबर 16 इकाइयां, 1 दर्जन बराबर 12 इकाइयां की 12 वस्तुएं मिलेंगी। 1 दर्जन पेन, 1 दर्जन केला, 1 दर्जन बुक, कुछ भी आप मांग सकते हैं, तो उसमें इकाइयां का मतलब वही वस्तुएं हो जाएंगी। 1 रिम के बराबर 20 दस्ता होता है बच्चों। 1 रिम अगर मांगोगे तो 20 दस्ता देगा, और 1 दस्ता बराबर होता है 20 सीट, यानी कि 20 वस्तुएं वो आपको निकाल के देगा उस तरीके की। अब देखो, माप और इकाइयों का अध्ययन मुख्यतः मीट्रिक प्रणाली में किया जाता है। माप और इकाइयों का अध्ययन मीट्रिक प्रणाली में किया जाता है, आप याद कर लो। माप की मीट्रिक प्रणाली मुख्यतः दशमलव प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई, भार और समय, क्षेत्रफल, आयतन आदि की विभिन्न इकाइयां परस्पर दशमलव संबंध से जुड़ी होती हैं। अतः मीट्रिक प्रणाली का अर्थ उस प्रणाली से है जिसमें माप का आधार मीटर होता है। विश्व के अधिकांश देशों में मानक इकाइयों की मीट्रिक प्रणाली प्रचलित है, और व्यवहारिक रूप से सभी वैज्ञानिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, देखो लंबाई जो है वो मीटर, भार ग्राम में, समय सेकंड में, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग मीटर में। ऐसे ही आयतन है घन सेंटीमीटर में या घन मीटर में, ठीक है बच्चों। ये मीट्रिक प्रणाली में इकाइयां होती हैं, मीट्रिक प्रणाली में इकाइयां। अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब ये देखो, मीट्रिक पद्धति में लंबाई की इकाइयों का रूपांतरण। देखो बच्चों, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर, 1 डेसी बराबर 10 सेंटीमीटर, ऐसी 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर।
ये आप अभी हम आपको एक तरीका बताएंगे, उस तरीके से आप इनको लिख लेना और याद कर लेना। ऐसे ही 1 मीटर, इधर से आप इधर याद करो, ठीक है। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये संबंध है, आप इनको याद कर लें बच्चों, ठीक है। अब देखो ऐसे ही है इंच का भी, तो 1 इंच बराबर 2.54, ये याद कर लो आप। ऐसी 1 मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर, ये भी याद कर लो बच्चों। ये भी अक्सर परीक्षा में इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो ये आप पढ़ लो इनको, ठीक है, याद भी कर लो जितने हो जाएं। इसके बाद 1 फुट 0.3048 मीटर, 1 मीटर में इतने फुट होते हैं, 1 किलोमीटर में इतने मील होते हैं, 1 गज बराबर इतने मीटर के बराबर होता है और 1 मीटर इतने गज के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा आप लोग इस पर नज़र डाल लें, इसको याद भी थोड़ा कर लें, और जो ज़्यादा कठिन होंगे वो परीक्षा में आपको दे रखे होंगे, तो ज़्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं। जो हमने बताया ये तो आप याद कर लो, ये हो सकता है ना दे रखे हो वहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ऐसे देखो ये दे रखा है 1 सेंटीग्राम 100 मिलीग्राम, 1 ग्राम 10 डेसीग्राम, 1 हेक्टोग्राम, ये सब आप इनको सब पढ़ लें कि देखो 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम, 1 मीट्रिक टन बराबर, ये तो अवश्य याद कर लें, ये वाला पॉइंट याद कर लें। 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 कुंटल और 1 ग्राम बराबर होता है 5 कैरेट। 1 ग्राम जो होता है वो 5 कैरेट के बराबर होता है, ये याद कर लो आप। ऐसे ये भी याद कर लो, ठीक है बच्चों, ये भी उसी तरीके से दे रखा है। अब आगे देखते हैं, देखो ये मात्रा की इकाइयां दे रखी, 1 ग्राम बराबर इतने ग्रेन होता है, 1 टन बराबर 2240 पाउंड होता है, ये याद कर लो बच्चों, ठीक है। ऐसी 1 किलोग्राम बराबर 2.04 पाउंड होता है, ठीक है। इससे आप याद कर लें 10 टन यानी 10 किलोग्राम, 1 टन बराबर 10, इसमें कितने का करोगे, देखो 1 टन बराबर होता है 10 कुंटल और 1 कुंटल बराबर होता है 100 केजी, तो ये हो गया 1000 केजी। तो इसीलिए 1 केजी बराबर यहाँ 1000 का इसमें भाग लग गया बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों समय की इकाइयां दे रखी हैं। समय की छोटी से छोटी इकाई सेकंड होती है जो 1 मिनट के 60वें भाग के बराबर होती है। तो याद कर लो 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से ये याद कर लो, ये दे रखे हैं। फिर आगे देखते हैं, देखो बच्चों इसमें जो समय की इकाइयां हैं वो ये दे रखी हैं बच्चों। देखो 1 मिनट 60 सेकंड, 1 दिन 24 घंटा, 1 पक्ष 15 दिन के बराबर होता है, शुल्क जो पक्ष होता है ना, और ये 15 दिन का होता है, 1 महीने 30 दिन के बराबर होता है, 1 लीप बराबर 366 और 1 वर्ष बराबर 12 महीने, 1 शताब्दी होती है वो 100 वर्ष की होती है बच्चों, ये याद कर लो। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 सप्ताह बराबर 7 दिन, 1 महीना में 2 पक्ष होते हैं 15-15 दिन के, ठीक है। ये पक्ष लिखा, पक्ष लिख लो। 1 साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 1 वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और 1 लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद 1 दशक में 10 वर्ष होती है, 1 युग में 12 वर्षें होती हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं, देखो ये माह दे रखे हैं बच्चों। देखो इन पे जब ये ऊपर हम गिनेंगे जनवरी फरवरी, देखो जनवरी 31 की और नीचे आएगा फरवरी जो होती है वो 28 या 29 दिन की होती है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। क्यों होते हैं? 29 दिन की, उसमें फरवरी 29 दिन की पड़ती है। जिस वर्ष में 4 का भाग चला जाएगा वो लीप वर्ष कहलाएगी और जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा वो साधारण वर्ष कहलाएगी, उसमें 28 दिन की फरवरी होगी, लीप वर्ष में 29 दिन की होती। तो ऐसी मार्च अप्रैल मई जून आप ऐसे याद कर लो, आपको सिखाया गया होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये ऊपर वाले इसमें आएगा। तो ये ऊपर आ रहे हैं वो 31 दिन के होंगे और जो नीचे आ रहे हैं वो 30 दिन के होंगे, फरवरी को छोड़कर। फरवरी 28 से 29 दिन की होगी, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर लेना।
घड़ी तथा कैलेंडर से संबंधित देखो, घड़ी जो है, घड़ी तथा कैलेंडर से संबंधित तथ्य। घड़ी दो प्रकार की होती है, एक साधारण घड़ी होती है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी होती है, ठीक है। तो अब आपको बताते हैं, देखो साधारण घड़ी में दो सुइयां होती हैं, मिनट वाली लंबी तथा मोटी, घंटे वाली मोटी तथा छोटी। दोनों ही सुइयां घड़ी के डायल के चारों ओर दक्षिणावर्त इस दिशा में घूमेंगी, ऐसे घूमती जाती हैं, ठीक है। ये बाएं से दाएं की ओर घूमती है, बाएं से दाएं की ओर। घड़ी के डायल में 1 से 12, देखो 1 से 12 तक अंक लिखे रहते हैं, ये क्या कहलाते हैं, घंटों को प्रदर्शित करते हैं, और मिनट को भी प्रदर्शित करते हैं। अंक चिन्हित होते हैं, प्रत्येक दो अंकों के मध्य 4-4 लघु रेखाखंड होते हैं। अब देखो ये कोई मतलब का नहीं है, ये छोड़ दो। अब देखो जब घंटे की सुई 12 से 1 पर आती है तो ठीक है 1 घंटा होता है। देखो ये घंटे वाली मोटी वाली सुई जब इनके बीच में रहे, यहां से यहां तक आएगी तो 1 घंटा होगा, और मिनट वाली सुई यहां से आएगी तो ये 5 मिनट होगा। तो यही दोनों बताए गए इसमें। देखो 1 घंटा 60 मिनट, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट बराबर ये नीचे आ जाएगा तो 1/60 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी घड़ी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी होती है बच्चों। देखो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां दो प्रकार की होती हैं, ये भी दो प्रकार की होती हैं। देखो प्रथम प्रकार की क्या है, प्रथम प्रकार की वह घड़ी जिसमें पूर्ण दिवस के रूप में 24 घंटों को दर्शाया जाता है। इस घड़ी में एक अर्धरात्रि से दूसरी अर्धरात्रि तक का समय 1 बजे से 24 बजे तक होता है, ठीक है। जैसे हमारी स्टेशनों पर घड़ियां लगी होती हैं उसमें 1 से 24 तक ही बजता है, उसमें 12-12 करके नहीं होता है बच्चों, ठीक है। द्वितीय घड़ी कैसी होती है, वह घड़ी जिसमें 1 से 12 तक का समय दर्शाती है, जिसमें AM PM का समय होता है। जो लोग हम रिस्ट वॉच बांधते हैं, घड़ी जो कलाई में हम जो बांधते हैं घड़ी, उसमें 12 तक ही अंक होते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो AM का क्या है, 12 तक समय दर्शाती, इसमें AM PM का समय चलता है। अब AM का पूर्ण रूप है एंटी मेरिडियन, और PM का मतलब क्या है, देखो बिफोर नून बिफोर मिड डे, अर्थात अर्ध रात से अगले अर्ध दिवस तक का समय 1 AM से 12 AM तक होता है, ठीक है। अब देखो PM का अर्थ है पोस्ट मेरिडियन, आफ्टरनून या आफ्टर मिड डे, अर्थात अर्ध दिवस से अर्धरात्रि मध्य रात्रि तक का समय इतना होता है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं। देखो कैलेंडर, यदि कोई वर्ष इस प्रकार है कि वह 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है तो उस वर्ष को फरवरी 29 दिन की होती है। यह 4 से विभाजित नहीं होता है तो फरवरी 28 दिन की होती है। तो अभी हम ये बता चुके हैं बच्चों। और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं बच्चों। देखो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की, वर्ष में कुल दिनों की संख्या 366, जबकि एक समान वर्ष में 365 दिन होते हैं। इसमें 28 दिन की फरवरी होगी, इसमें 29 दिन की फरवरी होगी। प्रत्येक 8वें दिन वही आता है जो पहले दिन था। जैसे 1 तारीख को यह सोमवार है तो 7 दिन बाद 8 तारीख को भी सोमवार होगा। कुल दिनों में यदि 7 का भाग करें और शेषफल x आए तो x विषम संख्या होती है, ठीक है। 365/7 अर्थात शेष कितना आया, 1 आया। यानी कि बच्चों यदि सामान्य वर्ष की 1 जनवरी का दिन बुधवार है, देखो बुधवार है तो अगले वर्ष की 1 जनवरी को दिन बुधवार प्लस 1 ये जुड़ जाएगा, ये विषम दिन जुड़ जाता है बच्चों, ठीक है। बुधवार प्लस, तो अगले वर्ष की 1 जनवरी का दिन बुधवार प्लस विषम दिन बराबर गुरुवार होगा, एक दिन आगे होता है। एक दिन, जैसे 1 जनवरी को अगर बुधवार था तो अगला कौन सा होगा, अगली जनवरी को पहला दिन हो जाएगा गुरुवार। ये कहने का मतलब है इसमें। देखो आगे देखते हैं बच्चों। देखो समय से संबंधित कुछ शब्द देखो बच्चों। के पूर्व प्रत्यय को हम वर्तमान समय से पहले पहले बीत चुके समय के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे 12 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व, के पूर्व लिखा हुआ है तो इसका मतलब पीछे के लिए करते हैं, 100 वर्ष पूर्व इत्यादि।
अगर हमें पीछे का समय दिखाना है तो उसमें के पूर्व लगाना पड़ेगा, 12 वर्ष पूर्व। ठीक है, इस तरीके से इतिहास की घटनाओं के समय को हम वर्तमान से पहले के समय के रूप में इंगित करते हैं। ठीक है, के पश्चात इस प्रत्यय को हम वर्तमान से आगे आने वाले समय के रूप में करते हैं। 10 वर्ष पश्चात, 8 घंटे पश्चात, 3 मिनट बाद। हमारे पिताजी फरुखाबाद से या नौकरी से 4 दिन बाद आएंगे। तो ये बता रहा है कि हमें बाद का, वर्तमान से बाद का समय अगर हमें इंगित करना है, यानी कि आगे का करना है, तो हमें इस तरीके से बताना पड़ेगा। भविष्य में अगर हमें बताना है तो यही हमें कहना पड़ेगा कि वो इतने दिन बाद आएंगे। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात या 8 घंटे पश्चात या 3 मिनट पश्चात या बाद में। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसको। अब देखो ये भारतीय मुद्रा प्रणाली, इसको भी देखते हैं। देखो भारतीय मुद्रा को रुपया, ये याद कर लो, भारतीय मुद्रा जो है उसको रुपया कहते हैं। रुपया को हाल ही में एक विशिष्ट चिन्ह दे रखा है, तो इस जैसे ऐसे लिखा है तो ये हो गया रुपया। ठीक है, तो ये रुपया है। और डॉलर का निशान आप लोग जानते होंगे, इस तरीके से होता है। ठीक है, 5 ऐसे लिखा है तो $5 हो गया ये। ठीक है, और ये लिखा हुआ है तो ₹5 हो गया। ठीक है, रुपए को छोटी इकाई पैसा होती है। 1 रुपए में 100 पैसे के बराबर होता है। गणना करते समय हम रुपयों को पूर्णांक में, पैसों को दशमलव बिंदु के बाद लिखते हैं, 2 स्थानों तक लिखते हैं। जैसे ₹5.75 को हम लिखेंगे 5.75, और हम ये बोल रहे हैं 10 रुपए 5 पैसे, 5 पैसे, तो हमें लिखना होगा 10.05, आगे 5 जीरो लगाना होगा 5 के आगे। ठीक है, 2 अंकों में लिखेंगे। 5 सिंगल डिजिट में था, 2 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे 0 बढ़ा लेंगे। ये नहीं, आप 5 के बाद नहीं बढ़ाओगे, इधर आगे बढ़ाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। मुद्रा को प्रभावित करने के लिए देखो, हम जानते हैं कि 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, और 100 पैसा बराबर कितना होता है, 1 रुपया होता है। अब हमें किसी रुपए को पैसे में बदलना है तो हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, और पैसे को अगर रुपए में बदलना है तो हमें 100 का भाग करना होगा। यही इसमें बताया गया। जैसे 25 रुपए को पैसे में बदलना है तो हमें 100 का गुणा कर दिया 100 पैसे का, तो ये इतना आ गया। और यही अगर हम 70 पैसे को रुपए में बदलना चाहें तो 100 का भाग कर दिया, तो ये रुपए में बदल गया बच्चों। ठीक है, मीट्रिक पद्धति में क्षेत्रफल की इकाइयां ये दे रखी हैं। वर्ग जहां पे लगा होगा बच्चों वो क्षेत्रफल की इकाई होगी। ये देखो, ये सब में वर्ग लगा हुआ है। तो इसमें देखो 100 वर्ग मीटर इतना होता है, ये सब लिखा हुआ है। 100 वर्ग मीटर बराबर 1 वर्ग डेकामीटर लिखा हुआ है। तो ये सब आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, और थोड़ा बहुत याद भी कर लेना। अब देखो इसमें बताया अंग्रेजी तथा मीट्रिक पद्धतियों के बीच क्षेत्रफल की इकाइयों में संबंध। 1 वर्ग इंच बराबर इतना, ऐसे ये सब दे रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इसमें ये वाला आप याद कर लेना, 1 एकड़ याद कर लेना, 1 वर्ग इतना याद कर लेना। ये 3 तो आप अवश्य याद कर लेना, इस पे आधारित प्रश्न आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये दे रखा है। देखो मीट्रिक पद्धति में आयतन की इकाइयां घन लिखा होगा तो वो आयतन की इकाई कहलाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो ये सब दे रखे हैं, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, फिर आता है ये देखो 1 घन फुट, आयतन की इकाइयां ये दे रखी हैं। तो आप कितना याद कर लोगे, ये याद कर लो, ये याद कर लो। ठीक है, 1 घन मीटर ये याद कर लो। ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लो। ये 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, ये अवश्य आप याद कर लें। 1 गैलन बराबर इतना होता है बच्चों। ठीक है, 1 लीटर बराबर इतने घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये 3 आप अवश्य याद कर लें, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखो ये लग्गी संबंधित माप, लग्गी या लट्ठा। ठीक है, तो ये आप याद कर लो। 1 धूर बराबर इतने वर्ग लग्गी, एक कट्ठा बराबर 20 वर्ग लग्गी। ठीक है, 400 वर्ग लग्गी बराबर 1 बीघा।
ये सब आप याद कर लो थोड़ा। ये वाला प्रश्न ये आता है 1 बीघा बराबर कितने लग गई, तो 400 वर्ग लग गई होगा। ठीक है बच्चों, ये तब आप याद कर लो। अब देखो ताप की बता रहे, ताप, तो बच्चों देखो ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध को बता रहा है कि क्या संबंध होता है। देखो बच्चों इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो। देखो जो सेल्सियस है उसमें 100 खाने होते हैं, ठीक है, और इसको फ़ारेनहाइट के बराबर कैसे किया जाता है, F माइनस अगर हम 32 कर दें, और इसमें खाने होते हैं 180। ठीक है, ये जो फार्मूला है वो ओरिजिनल है, इसको आप याद कर लो। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहो तो और भी याद कर सकते हो। इसको ऐसे काट दो तो 2 पंचे 10 और 2 18, तो ये हो जाएगा C/5 F माइनस 32/9। तो ये हो गया फार्मूला, ये याद कर लो। वैसे आप ये याद करो, ठीक है, इससे याद करने से आप भूलोगे नहीं। सेल्सियस, C का मतलब सेंट, सेंट का मतलब होता है 100, तो ये याद हो जाएगा। F माइनस 32/180, अगर बराबर तो होंगे नहीं तो 180 याद कर लो आप, F माइनस 32, तो ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और ये फार्मूला ऐसे मत याद करो, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो एक एक नियम क्या होता है बच्चों, एक एक नियम में कि कोई भी मान दे रखा हो, जैसे इससे समझते हैं। देखो बच्चों 5 किताबों का मूल्य 55 हो तो 8 किताबों का मूल्य क्या होगा। अब इसमें ये पूछा गया बच्चों, तो इसका मतलब यह है कि तब इस सवाल को हम तभी हल कर पाएंगे जब हम इसमें एक का मान निकालेंगे पहले, कि 5 किताबों का मूल्य 55 रुपया, तो एक किताब का मूल्य क्या है। तो जब एक किताब का मूल्य हम निकालते हैं तो यही क्या कहलाता है, एक एक नियम कहलाता है। एक का मान निकालने पर हम आगे 8 का मान भी निकाल सकते हैं, तो यही एक एक नियम कहलाता है। तो देखो 5 किताबों का मूल्य 55 रुपया, तो एक किताब का मूल्य 55/5 बराबर 11 रुपया। अब जब हमें एक वस्तु का मान पता हो, ठीक है, तो हम ज्यादा वस्तुओं का मान निकाल सकते हैं। जैसे हम कभी बाजार जाते हैं तो सब्जी खरीदने, वो बताता है कि 1 किलो आलू का मूल्य 20 रुपया है या 15 रुपया है, तो आप कहते हो 2 किलो आलू दे दो, 5 किलो आलू दो, कैसे, उसका सीधा सीधा आप गुणा कर लेते हो। अगर वो ये कहने लगे कि 5 किलो आलू का मूल्य 100 रुपया है, तो आप क्या करोगे, पहले आपको 1 किलो आलू का मूल्य निकालना होगा, तब आप जितने चाहो उतने किलो आलू का मूल्य आप उससे निकाल सकते हैं। तो यही है, एक किताब का मूल्य हमने निकाल लिया, फिर 8 किताबों का मूल्य निकालने के लिए हमने उसका गुणा कर दिया, तो यही हमारा आ गया 88। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब देखो इससे पहले इसमें उदाहरण हम आपको समझाएंगे। तो इसमें देखो पहला है 1 किलोमीटर को 1 मील के दशमलव में बदलिए। अब हमें 1 मील बराबर ये पता है, 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर। तो जब हम किसमें हमें क्या बताना है, 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं, तो वही एक एक नियम से निकालेंगे। इतने किलोमीटर बराबर होता है 1 मील। ठीक है, तो एक एक नियम का पालन करते तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा, 1 किलोमीटर तो बराबर 1/1.6 का आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आ जाएगा। इसके बाद हम इसको भाग करेंगे, 1.6 का 1 में भाग करेंगे, तब हमारा मान कितना आएगा, 0.621 आएगा। इसको आप भाग कर लेना। ठीक है बच्चों, अब देखो 3 ग्राम डेसीग्राम सेंटीग्राम को कुल कितने मिलीग्राम होंगे, ये देखो ये बताया गया है। तो इसके लिए आपको हम थोड़ा एक टेबल बताते हैं, उससे आप कुछ चीजें याद कर लो। देखो किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, लीटर और मीटर, फिर डेसी, सेंटी और बी। अब देखो बच्चों कि जब हम किलोलीटर, अगर किलोलीटर से हम ग्राम बनाना चाहें
या किलोलीटर से हेक्टोलीटर बनाना चाहें, किलोलीटर से डेकालीटर बनाना चाहें, या डेकाग्राम बनाना चाहें, या किलोमीटर से मीटर बनाना चाहें, ठीक है। इसमें जो इकाइयाँ लगाते जाएंगे वो इसमें बनती जाएंगी। अब जैसे मैं किलोमीटर से हेक्टोमीटर बनाना है, तो जब हम ऊपर से नीचे आएंगे जितने, जैसे हम यहाँ पे आए, तो इसका मतलब हो गया अगर हमें बदलना है किलोमीटर से हेक्टोमीटर, तो हम एक स्थान आए तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे, 10 हेक्टो होंगे, ठीक है, समझ रहे। अगर हम यही तो किलोलीटर से लीटर में आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लीटर 1 किलोलीटर में कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3, तो इसका मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 1000 लीटर हो जाएगा। यानी कि जितने स्थान हम नीचे आएंगे, जैसे एक स्थान यहाँ है तो हमें इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक आए तो 1 2 स्थान नीचे खिसके तो इसमें 100 का गुणा, हर एक स्थान नीचे बढ़ने पर हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर से नीचे। तो यहाँ पर 10, सबका 10 होता है बच्चों। देखो यहाँ पे यहाँ है तो किलोलीटर को हेक्टोलीटर में बदलना चाहे तो 1 किलोलीटर बराबर 10 हेक्टोलीटर। अगर हमें पता चला कि 1 किलोमीटर बराबर कितना डेकामीटर होगा, तो हमें कितने बड़े 1 2, तो इनको हम जोड़ लेंगे, यानी गुणा कर लेंगे, सॉरी 10 गुणे 10 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो इसका मतलब हो गया 1 किलोमीटर बराबर 100 डेकामीटर, ठीक है। लीटर मीटर जो भी इसमें लगाओगे वो इधर लगाओगे, और जब भी हम ऊपर से नीचे आए तो 10 का गुणा करते जाएंगे, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें 10 का भाग करना पड़ेगा। यहाँ 1/10, ऐसे 1/10, 1/10 और 1/10, 1/10 और 1/10। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक आए तो 1 मिलीमीटर करेंगे 1/10 सेंटीमीटर, ये 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम ऐसे निकालें तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 10 मिलीमीटर, ठीक है बच्चों। तो जब भी यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से 10 लिखेंगे, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसके बाद से 1/10 1/10 1/10 करते जाएंगे। जैसे मिलीलीटर से ग्राम में बदलेंगे, या यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है, लीटर और मीटर, तो उतने का ही हम भाग करते चले जाएंगे। 10 का भाग, यहाँ पर 100 का भाग, यहाँ 1000 का भाग, यहाँ फिर 10,000 का भाग, फिर ऐसे ही भाग करते चले ऊपर की तरफ करते चले जाएंगे, तो हम चेंज कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, इसको ये वाला सवाल देखते हैं। देखो ये है सवाल, तीन ग्राम 5 डेसीग्राम 7 सेंटीग्राम में कुल कितने मिलीग्राम होंगे। तो देखो बच्चों, तो इसको देखते हैं। देखो 3 ग्राम डेसीग्राम सेंटीग्राम, तो सबसे पहले हम बच्चों ग्राम में बदल ले रहे हैं, इसको ग्राम में बदल ले रहे हैं। किस देखो ग्राम कहां पे आया था, देखो किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, ठीक है। यहाँ पे था लीटर भी था और मीटर भी था, और फिर डेसी, फिर सेंटी और फिर मिली। अब देखो बच्चों, तो पहले तो हम इनको 3 ग्राम लिखा हुआ, 3 ग्राम ये हो गया बच्चों। देखो अब देखो 5 डेसीग्राम है, हमें इससे यहां तक पहुंचना है, तो यहां से यहां तक पहुंचेंगे
तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, 10 का भाग करना पड़ेगा। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कितने स्थान हम बढ़े, 1 स्थान बढ़े, तो हमें इसमें 5/10 ग्राम हो गया बच्चों, ठीक है। प्लस अब देखो 7 सेंटीग्राम से हमें ग्राम में बदलना, पहले सेंटीग्राम से सेंटीग्राम ये लिखा, यहां लिखा। अब हमें कितने स्थान बढ़े, 1 फिर 2 स्थान ऊपर गए हम, ये 2 स्थान ऊपर गए तो कितने का भाग लगेगा, 100 का। देखो अब देखो बच्चों अब देखो ये सभी 1 यूनिट में बदल गए। अब हमें थोड़ी आसान हो जाएगा। अब मिलीग्राम, अब ग्राम में मिलीग्राम, अब क्या हो रहा है, ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे कितने स्थान आ रहे हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब ग्राम जो लिखा हुआ है उसमें हम कितने का गुणा कर देंगे, 1000 का गुणा कर देंगे तो मिलीग्राम में बदल जाएगा। तो देखो ग्राम यहां लिखा है 3 × 1000, तो ये मिलीग्राम में बदल गया। 5/10 यहाँ पे भी 1000 लिख दूं, ये भी मिलीग्राम में बदल गया। 7/100 × 1000, तो 1000 ये सब मिलीग्राम में बदल गए। इससे जब काटेंगे तो ये 100 बार जाएगा, इससे काटेंगे ये 10 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 3000 बच्चों, और प्लस 500 और प्लस 70, तो कितना हो जाएगा 3570। तो इतना मिलीग्राम में आंसर आएगा बच्चों, मिलीग्राम, ठीक है। तो ये कहाँ हो गया, 3570 ये लिखा हुआ है। तो इससे आपको बदलने में आसान रहेगा, क्योंकि आप ग्राम से मिलीग्राम में बदलोगे, फिर उससे बदलोगे, तो एक में पहले यूनिट में बदल लिया, फिर हमने सीधे गुणा कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, एक कट्ठा कितने वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है यदि एक लग्गी बराबर 25 सेंटीमीटर हो। तो अब देखो एक कट्ठा बराबर कितना दे रखा है, कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो अब देखो ये एक कट्ठा बराबर दे रखा, एक कट्ठा बराबर पूछा गया, और एक लग्गी बराबर होता है 25 सेंटीमीटर। तो एक कट्ठा जो है उसका मतलब हो गया बच्चों, एक कट्ठा बराबर होता है 20 वर्ग लग्गी। अब देखो यहां वर्ग आ गया, वर्ग का मतलब होता है कि 2 बार गुणा करना। लग्गी एक बार, इसको 2 बार जब गुणा करेंगे तो ये 25 × 25, यहां वर्ग लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसका जब हम वर्ग कर दें और ऐसे ही इसका भी वर्ग कर दें, तो ये इसका मतलब होगा लग्गी का वर्ग, या वर्ग लग्गी बराबर 25 × 25 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया एक लग्गी बराबर 25 सेंटीमीटर, एक वर्ग लग्गी बराबर 25 × 25 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसीलिए यहाँ गुणा हो गया। अब जब हम इसका गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125, तो कितना 1250 बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 1250। 25 दूनी 50, अच्छा एक जीरो और आएगा, 25 ये जीरो आ गया, 25 दूनी 50, फिर ये आ गया, फिर 5 का गुणा कर लिया तो 12500 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, देखो बच्चों 25 दूनी, ये जीरो यहाँ रख लो, 25 दूनी 50, 50 का फिर एक जीरो रख लो, फिर 5 बचा, 5 का 25 में गुणा कर दिया तो 125 आया, तो 12500 क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 1000 वर्ग लग्गी को बीघा में बदलिए। अब देखो बच्चों, एक हमने अभी आपको बताया था कि 400, ये यहीं पे समझ लो, ये लिखा हुआ है 400 वर्ग लग्गी बराबर होता है 1 बीघा। 400 वर्ग लग्गी बराबर होता है 1 बीघा। अब एक एक नियम का पालन करेंगे, तो इतने वर्ग लग्गी पूछ रहा कितने बीघे के बराबर होगा, तो पहले तो हम निकालेंगे 1 वर्ग लग्गी 1/400 बीघा, तो 1000 वर्ग लग्गी
तो क्या करेंगे 1000 का इसमें गुणा कर दो, इतने बीघा हो जाएगा। तो 2 जीरो काट दिए, 10/4 का मतलब होता है 2.5, 2.5 बीघा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो कहाँ पे हो जाएगा बच्चों, देखो ये आंसर रखा हुआ है। तो आप ये याद कर लो 400 वर्ग लग्गी बराबर कितना होता है, 1 बीघा होता है बच्चों। अब देखो दोपहर बाद 5:03 को कैसे लिखेंगे, देखो 5:30 को हम कैसे लिखेंगे ये बता रहा है। तो 5:03 को हम 0 यहाँ जरूर लिखेंगे, ये 2 डिजिट में जरूर लिखते हैं। ठीक है, तो अब दोपहर बाद को पोस्ट मेरिडियन होता है, तो ये हो जाएगा ये जहाँ पे लिखा होगा वही आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो अब देखो ये वाला सवाल देखते हैं बच्चों, ये ऐसे सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसको आप देखो, श्याम ने 13 मई 2007 को प्रातः 11:55 बजे रेलगाड़ी से यात्रा आरंभ की। वह कोयम्बटूर 15 मई 2007 को प्रातः 9:30 बजे पहुंचा। यात्रा की कुल अवधि ज्ञात कीजिए। तो ये देखो बच्चों, देखो 13 मई 2007 को उसने कितने बजे प्रारंभ की, 11:55 पर प्रातः उसने एएम यात्रा प्रारंभ की, और वो पहुंचा कितने 9:30। लेकिन अब देखो हम क्या करेंगे, वो 15 मई 2007 को अगर वो 11:55 पर पहुंचता एएमई, वो 9:30 पर नहीं पहुंचता। मान लो अगर वो 11:55 पर पहुंचता तो उसे कितना समय लगता है ये देख लो। तो पहले 13 मई 2007 से 14 मई और पड़ेगा इसमें, 14 मई 2007 11:55 पर अगर पहुंचता तो उसे कितने समय लगता, तो इनके बीच में होता 24 घंटा। ठीक है बच्चों, और फिर अब वो पहुंचा कहाँ, कब पहुंचा, 15 मई 2007 को 11:55 पर पहुंचा। तो यहाँ ये नहीं पहुंचा, तो ये पहुंचा यहाँ पर, ये वाले समय पहुंचा, तो 24 घंटा और लग गए। तो उसे कितना समय लगा, 48 घंटा लगा अगर वो 11:55 पर पहुंचता तो। लेकिन वो पहले पहुंच गया बच्चों, कितने बजे पहुंच गया, 9:30 पे पहुंच गया। यानी कि 11:55 में ना पहुंच कर वो 9:30 पे पहुंचा, यानी वो जल्दी पहुंच गया। तो कितना जल्दी पहुंच गया, तो उसके लिए हम निकालेंगे 11:55 से 9:30 घटा देंगे बच्चों। कितना घंटे पहले पहुंचा, कितने समय पहले पहुंचा, तो 5, 2 और 2। देखो बच्चों वो 2 घंटा 25 मिनट वो पहले पहुंच गया, तो इसका मतलब 2 घंटा 25 मिनट कम समय लगेगा। तो कम समय के लिए हम क्या करेंगे, 48 घंटे में से 48 में से ये घटा देंगे 2 घंटा 25 मिनट। तो यहाँ कितना आ जाएगा 35, और ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ चलेगी 47 बचा, 47 में से 2 गया 45, तो 45 घंटा 35 मिनट लगेंगे। उसे कितना लगेगा, 45 घंटा 35 मिनट उसे लगेगा। तो बच्चों समझ गए, देखो 13 मई 2007 को 11:55 एएम पर पहुंच चला, वो 15 मई को 9:30 पर पहुंचा। तो अब हम क्या करते हैं कि वो हम ये ना मान के चलेंगे कि 9:30 पर नहीं पहुंचा, हम ये मान के चलना है पहले वो 11:55 पर पहुंचता तो कितना समय लगता। तो 11:55 पर पहुंचने, 15 मई को 11:55 पर पहुंचने के लिए पहले 13 मई से चला, 14 मई में 24 घंटा हो जाएगा, फिर 14 मई से 15 मई में आएगा तब 24 घंटा हो जाएगा, तो वो टोटल उसे 48 घंटा लगता। लेकिन वो पहले पहुंच गया, कितने घंटे पहले पहुंच गया, 2 घंटे 25 मिनट पहले पहुंच गया। तो उसे जो यात्रा में समय लगेगा वो 48 घंटा नहीं लगेगा, 2 घंटे 25 मिनट कम लगेगा। तो इसमें से हम घटा देंगे तो 45 घंटा 35 मिनट लगेगा। तो कहाँ पे है, 45 घंटा 35 मिनट, ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों इसकी अगली एक्सरसाइज है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, तो ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हम अगला वीडियो आपको बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए।